अस्सलाम वालेकुम, आई एम जियाज़ाना, वेलकम टू एस्पिरेंट्स चैनल। जैसा कि हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइटोस्केलेटन। जैसे आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि हम इंडोस्केलेटन के बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि इंडोस्केलेटन का तो लफ्ज़ सुना है हमने, लेकिन ये साइटोस्केलेटन क्या है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है। जिस तरह से एक बॉडी को मतलब शेप देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे अंदर इंडोस्केलेटन होता है, स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से एक सेल की शेप को सपोर्ट करने के लिए, उसकी सेल को जो उसकी शेप होती है सेल की, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी को वो सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह से जो सेल होता है उसको सपोर्ट, जो मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है, वो कौन से स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, साइटोस्केलेटन। जिस तरह से अगर आप देखें कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये ऊपर सेल मेम्ब्रेन एक सेल है, उसकी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमारे पास सेल के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को आगे भी स्टडी किया है। जिसमें हम यहाँ पे डायग्राम में हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। अब क्या वो सारी ऑर्गेनेलिज आपस में मर्ज करती रहती हैं? एक ऑर्गेनेली वहाँ से इधर आई, इसके साथ टकराई, इधर से इधर आई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक सेल के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज होती हैं वो अपनी जगह पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और उनको उस जगह पे रख के उस सेल को जो सपोर्ट दे रहा होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास कुछ प्रोटीन फिलामेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, ठीक है। इस तरह से जो सेल की पूरी जो शेप है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, और जो सारी ऑर्गेनेलिज हैं उनको सपोर्ट कर रखा है, वो हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन। जिस तरह से हमारी बॉडी को इंडोस्केलेटन के अगर हम बात करें, बोन्स की बात करें, इसी तरह से जो सेल को सपोर्ट कर रही हैं वो हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन। अगर अब हम साइटोस्केलेटन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एक नेटवर्क है फिलामेंट्स का, ठीक है। फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और क्या है हमारे पास, ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स का हमारे पास एक नेटवर्क होता है जो एक्सटेंड किया हुआ होता है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन थ्रू आउट द सेल, ठीक है। अगर हम देखें अब साइटोस्केलेटन, तो इसमें हमारे पास क्या है, फिलामेंट्स भी हैं, ट्यूब्यूल्स भी हैं और फाइबर्स भी होते हैं। अब इसको जो हमने बोला है कि ये जो फिलामेंट्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप्स में। हमारे पास पहला क्या है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो तीनों हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में या फाइबर्स की फॉर्म में, वो मिल के सेल को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आगे हम वन बाय वन देखते हैं कि इन तीनों फिलामेंट्स जो हमारे पास हैं, साइटोस्केलेटन की टाइप्स हैं हमारे पास, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका फंक्शन क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में देखते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स अगर हम देखें तो माइक्रोफिलामेंट्स मिलके बने होते हैं एक्टिन से, ठीक है, तो हम इसे हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स को अगर हम देखें तो इसका एक और नाम भी है जिसको हम मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के अगर हम इसको क्लासीफाई करें, थिन माइक्रोफिलामेंट्स और थिक माइक्रोफिलामेंट। जो थिन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनको हम एक्टिन फिलामेंट्स बोलते हैं, लेकिन जो थिक होते हैं वो दूसरी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, मायोसिन, ठीक है। इस वजह से जो थिक फिलामेंट्स हैं उनको एक अनदर नेम भी दिया जाता है, मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये मिलके बने होते हैं 4 ट्विस्टेड चेन से, जिसके हमारे पास दो जो हमारे पास चेन होती है, 2 एफ एक्टिन्स होती हैं और 2 क्या होती हैं, ट्रोपोमायोसिन की चेन्स होती हैं। यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे अगर हम इसको लेबल करें तो ये जो हमारे पास चेन बनी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, एफ एक्टिंग चेन, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास ये जो ट्रोपोमायोसिन, ये जो फिलामेंशियस सी है, इसको हम लेबल करेंगे ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। इसी तरह से एक थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है इनके इंटरवल्स पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। ये जो इंटरवल्स पे हमारे पास प्रेजेंट है जगह जगह पे, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोनिन बोलेंगे। तो इस तरह से ये मिलके एक ट्विस्टेड सी चेन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद अगर हम इसका डायमीटर देखें तो ये क्या होते हैं, ज़्यादातर 7 नैनोमीटर डायमीटर्स के होते हैं। उसके बाद हम माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शंस की बात करते हैं। तो अगर हम इसके फंक्शन देखें तो बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला हम देखेंगे, इट फॉर्म माइक्रोफिलामेंट इन मसल्स, ठीक है। मसल्स के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स बना रहे होते हैं और मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसमें ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करें, ठीक है, एक सेल है,
उसके अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम बोलें यहाँ पे एक्टिन है और यहाँ पे क्या है मायोसिन, ठीक है, जो हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें। तो ये जो एक्टिन है और जो मायोसिन है ये दोनों सेल्स आपस में थ्रू द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करते हैं, मसल्स की पूरी जो मूवमेंट होती है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन हो रही होती है वो इन दो कंपोनेंट्स की वजह से हो रही होती है। उसके बाद जो सेल की मूवमेंट्स होती है उसमें माइक्रो जो फिलामेंट्स है वो अपना रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल अगर हम ले सिंगल सेल अमेबिया सेल जो होते हैं अमेबा, ठीक है, वो जो अपनी मोटिलिटी है जो मूव करते हैं वो मूव करते हैं टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, वो इस तरह से अपनी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके मूव करते हैं। वो किसकी वजह से हो रहा होता है, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद एक हमारे पास लिखा हुआ है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हम पिछले जो हमने साइटोप्लाज्म का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म के अंदर एक सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वो मूवमेंट के जो हम उसको नेम देते हैं साइक्लोसिस, और वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू दी माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स का और भी बहुत जगह पे रोल है, जिस तरह की अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें, साइटोकाइनेसिस आपने पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस में, ठीक है, जब सेल डिवीजन हो रही थी, सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम सब कुछ डिवाइड हो चुका होता है, तब एक सेल को डिवाइड करना होता है इनटू 2, ठीक है। अब जब एक सेल ने 2 में डिवाइड होना है तो इस तरह से सेल की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब एक सेल ने 2 में डिवाइड होना है तो यहाँ पे जो हम ज़्यादातर नॉर्मली बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स बनती है, ठीक है। यहाँ पे अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स बन रही हैं जिसको हम बाद में स्ट्रक्चर बोलते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स आके लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट लगते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं, और बाद में क्या होता है कि ये हमारे पास जो सेल है वो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे एक सेल को 2 सेल के में डिवाइड करने में जो एक दरमियान में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी है, जो एक फिलामेंशियस रिंग बनी है, वो किसकी रिंग बनी हुई थी, माइक्रोफिलामेंट्स की। तो इस तरह से जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो रोल प्ले करते हैं इनटू साइटोकाइनेसिस। अगर हम एक और रोल की देखें तो वो हमारे पास क्या है, सेल माइग्रेशन। अब सेल माइग्रेशन में माइक्रोफिलामेंट्स किस तरह से रोल प्ले करे, एग्जाम्पल अगर हम ले एक कैपिलरी सेल ले लेते हैं, ठीक है, तो कैपिलरी में क्या होता है कि ऊपर हमारे पास क्या है सर, अब यहाँ से किसी एक सेल ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम वाइट ब्लड सेल की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अगर किसी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर हो जाता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स ने आके उसको फाइट करना है, ठीक है। तो अब किसी सेल के अंदर से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने माइग्रेट करना है बाहर, उस सेल से, उस जो कैपिलरी वॉल है हमारी उससे उन्होंने बाहर आना है और सेल से फाइट करना है। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होगी वाइट ब्लड सेल्स की इनमें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट्स आपस में स्ट्रेच करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्पेस देंगे, तो वाइट ब्लड सेल्स यहाँ से मूव करके बाहर आएंगे और जो हमारा जो फॉरेन पार्टिकल होगा उससे फाइट करेंगे और आगे क्या होगा, पूरा रिएक्शन होगा। इस तरह से जो हमारे पास क्या है, माइक्रोफिलामेंट साइटोकाइनेसिस और सेल माइग्रेशन में भी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इनका एक और रोल होता है सेल एक्सटेंशन में। सेल एक्सटेंशन में कैसा होता है कि आपने सुना होगा कि जिस तरह से हम माइक्रोविलाई की अगर बात करें तो माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो वहाँ के जो सेल्स हैं उनके ऊपर क्या होती है, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, उन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। अब इनका फंक्शन क्या है, ये वहाँ का जो सरफेस एरिया है उसको ज़्यादा करती हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देती हैं। तो ये जो माइक्रोविलाई हैं, ये जो एक्सटेंशंस हैं, वो भी एक्चुअली क्या है, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स है। तो इस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, सेल की माइग्रेशन में, साइटोकाइनेसिस में, सेल की मूवमेंट में और ट्रांसपोर्ट जो होती है एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस, उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से अगर हम स्ट्रक्चर देखें माइक्रोफिलामेंट्स का, तो माइक्रोफिलामेंट्स हमने बोला कि एक्टिंग जो स्ट्रैंड्स और 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे पास, जो हमने बोला कि हमारे पास जो एफ चेन्स या एक्टिन प्रोटीन्स बनती हैं, वो बनती किस तरह से हैं, पहले क्या होता है, हमारे पास मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन मोनोमर्स को हम क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन या जी एक्टिन कह लें आप, ठीक है, ये होते हैं। और ये मिल के मोनोमर्स क्या बनाते हैं, हमारे पास पॉलीमर। ये जो पॉलीमर बनता है फिर इसको हम क्या बोलते हैं,
एफ एक्टिन बोलते हैं या फिलामेंशियस एक्टिन, ठीक है। यहाँ पे जो जी एक्टिन ये हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन, जब वो मोनोमर की फॉर्म में होते हैं और जब वो मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो फिर हम उसको एफ एक्टिन बोलते हैं, फिलामेंशियस एक्टिन। और ये जो हमारे पास पॉलीमर हैं फिर ये आपस में चेन की फॉर्म में ट्विस्ट करते हैं और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स का। अगर हम देखें तो जो माइक्रोफिलामेंट का पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास पोलर होता है। पोलर क्या मतलब है कि उसका वन एंड हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, एंड अदर एंड विल बी नेगेटिव। तो इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंड है ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करता रहता है। तो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से माइक्रोफिलामेंट के स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, पोलराइजेशन। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट से अगर हम बात करें तो बहुत ही ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके जो मोनोमर्स हैं जो बनाते हैं इसको, वो डिफरेंटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम अगर डिफरेंट क्लासिफिकेशन करेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, किसी एक प्रोटीन से नहीं मिलके बने होते। और जो आपके मोनोमर्स मिलके पॉलीमर चेन्स बनाते हैं तो वो चेन्स आपस में क्वाइल की हुई होती हैं और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर हम जैसे बोला कि जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट प्रोटीन से बने हैं तो हम जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसको हम डिफरेंट क्लासीफाई करते हैं उनकी प्रोटीन्स की बेसिस पे, वो किससे मिलके बने हैं। जिस तरह से हमारे पास पहले क्या है, केराटिन, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो ये ज़्यादातर हमारे पास प्रेजेंट होती है हमारे हेयर एंड नेल में। उसके बाद क्या है, वाइमेंटन है हमारे पास, और उसके बाद क्या है, डेस्मिन एंड लेमन। वाइमेंटन, डेस्मिन एंड लेमन ये डिफरेंट हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सारी हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर हम लेमन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है और वहाँ पे हमारा हेल्प कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है न्यूक्लियर इन्वेलप को। और जो डेस्मिन होती है ये प्रेजेंट होती है स्केलेटल या फिर कार्डियक मसल्स में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की ओवरऑल डायमीटर देखें तो वो हमारे पास होता है 8 to 10 नैनोमीटर, ठीक है। और जो हमारे पास हमने बात की कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उसको हम डिफरेंटली क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, उनकी प्रोटीन की बेसिस पे, उसको कौन सी प्रोटीन है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है। और जो मेनली जो इंटरमीडिएट का अगर हम फंक्शन देखें जो प्रोवाइड करता है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेल की शेप को मेंटेन किया और सेल को भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो टेंशन होती है सेल के अंदर उसको भी बियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अगर देखें तो ये हमारे पास स्मॉल होलो सिलेंडर्स होते हैं। अगर हम इसका आगे स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे, पर इसका डायमीटर देख लें तो ये हमारे पास होते हैं 25 नैनोमीटर डायमीटर होता है उनकी, और इनकी जो लेंथ है वो होती है 0.2 से 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो है ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और ये अगर हम देखें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, ट्यूबुलिन से, ठीक है। अब ट्यूबुलिन की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। अब ये जो बीटा और अल्फा है, अगर हम पहले हम देख लें कि जो हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा कि वो हमारे पास क्या है, पोलर। इसी तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी पोलर होते हैं, वन एंड विल बी द पॉजिटिव एंड अदर विल बी द नेगेटिव, ठीक है। अब हमने देखा कि जो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं हमारे पास ट्यूबुलिन्स हैं, ये दोनों मिलके एक क्या बनाती हैं, डायमर बनाती हैं। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कलर शो करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, रेड में जो है हमारे पास क्या है, अल्फा है, और अगर हम इसका दूसरे का देखें तो ये हमारे पास क्या है, बीटा, ठीक है। अब इन्होंने ये दोनों क्या है, मोनोमर्स हैं, तो इन्होंने एक डायमर बनाना है, ठीक है। ये डायमर बनेगा जब, तो ये फिर डायमर जब बन जाता है तो इसी तरह से फिर ये पूरी एक चेन बनाते हैं, ठीक है। अल्फा ये हमारे पास है, बीटा, और ये क्या है हमारे पास, अल्फा, ठीक है। अल्फा और बीटा जब ये ट्यूबुलेंस मिल जाते हैं, एक डायमर बनाते हैं, फिर ये डायमर्स मिलके पूरी एक चेन बनाते हैं। इसी तरह से ये पूरा जो यहाँ पे एक डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, कुछ इस तरह से इनका ये स्ट्रक्चर बनता है। अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट होती हैं वो आपस में पैरेलली अरेंज हुई हुई होती है। जो पॉजिटिव एंड है वो राइटली भी ज़्यादा ग्रो कर होता है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो यहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे हमारे पास होती हैं बीटा ट्यूबुलिन प्रेजेंट होती हैं, और इसका जो पॉजिटिव वाला होता है उसके पास हमारे पास अल्फा ट्यूबुलिन सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन अगर हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स का तो क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जिस तरह के हम सेल डिवीजन में देख चुके हैं कि एक सेल है जब उसने डिवाइड करना, जब उसने न्यूक्लियस सब कुछ डिवाइड कर लिया, और अब सेल ने आपस में क्या होता है कि दोनों साइड्स पे जो न्यूक्लियस हमारा DNA है उसको डिवाइड करना, तो जो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो
जो सेंटर में इक्वेटर पे अलाइन किए हुए होते हैं, वहाँ पे अब उन्होंने इक्वली ऑपोजिट एंड्स पे डिवाइड होना था। तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स है उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वहाँ से हमारे पास होते हैं रिलीज स्पिंडल फाइबर्स, जो कि आगे दोनों साइड से होते हैं और अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर प्रोटीन पे। जब स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो फिर वो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसको इक्वली जो होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं, पुश करते हैं टुवर्ड द एंड, और एंड पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास कौन रोल प्ले कर रहा है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद क्या है, एनिमल्स दे फॉर्म सेंट्रियोल, ठीक है। ये जो स्पिंडल फाइबर जहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, जिस जहाँ से ओरिजिनेट है वो क्या है हमारे पास सेंट्रियोल है। एंड दे फॉर्म द सीलिया एंड फ्लैजेला, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला को। एंड दे हेल्प इन द सेल मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, सेल की मूवमेंट में और जो सेल की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है फ्रॉम सेल टू द एनवायरनमेंट और फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। अगर हम इनकी कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन ये डिफर कर रहे होते हैं अपनी जो इनकी मूवमेंट है उसके पैटर्न में, इनका नंबर कितना और इनका साइज कितना है। अगर हम सीलिया और फ्लैजेला को वैसे क्लासीफाई करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं सेल का, ठीक है। अगर हम सीलिया को देखते हैं तो सीलिया का जो होता है वो शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैजेला, और इनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। और इनकी बीट में जो मूवमेंट की बात करें तो ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं, ये बीट करते हैं। और इन सिंक्रोनस रिदम मतलब सारे सीलिया जो होते हैं वो मिल के स्टिमुलेट होते हैं या मिल के मूव करते हैं। उसके बाद हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू द सीलिया, लेकिन इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, कम होता है। और ये भी बीट करते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन इनका एक अंडुलेटिंग मोशन हम बोलते हैं, प्रोपेलर लाइक मोशन होता है, ठीक है, फ्रॉम द अटैच टू द फ्री एंड। तो इस तरह से ये मूव कर रहे थे, जिसके आगे हम मूवमेंट डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो है सीलिया एंड फ्लैजेला एक कॉमन इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मिलके बने होते हैं एक्सोनीम से। एक्सोनीम मतलब इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो पैटर्न एग्जिबिट कर रहे होते हैं वो 9+2 का और होता है, ठीक है। वो 9+2 क्यों है, क्योंकि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक रिंग सा बना रही होती हैं, ठीक है, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो उस रिंग के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसको हम कहते हैं कि इन्होंने 9+2 का जो पैटर्न है वो एग्जिबिट किया है। उसके बाद अगर हम सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करें तो ये बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में। और इसकी जो अरेंजमेंट है हमारी बेसल बॉडीज़ की वो बिल्कुल सिमिलर होती है टू द सेंट्रियोल, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सेंट्रियोल्स भी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। और वहाँ पे जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो बेसल बॉडी जो सेंट्रियोल्स की सर्कुलर अरेंजमेंट है वो अगर हम बात करें तो वो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। और उसके बाद अगर हम सीलिया और फ्लैजेला की देखें तो इनका जो एक्सोनीम का स्ट्रक्चर होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं 9, लेकिन उसके अलावा जो 2 सेंटर में प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसका जो ओवरऑल पैटर्न होता है उसको हम 9+2 पैटर्न बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सीलिया और जो फ्लैजेला है उनके जो मूवमेंट का मैकेनिज्म है वो क्या है। पहले हम सीलिया का मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो इनकी जो डबल फिब्रिल्स होते हैं वो उनकी स्लाइडिंग हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जब जो माइक्रो डबल फिब्रिल्स हैं उनमें से 9 जो हैं हमारे पास माइक्रो डबल फिब्रिल्स, उनमें से जो 5 हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीलिया क्या हो जाते हैं, बेंड कर देते हैं और शॉर्टन हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। ये इसको अब हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक, सॉरी, इसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक बोलते हैं। और इसके अलावा हम इसको पावर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। उसके अलावा जो अब 5 ने तो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, बेंड एंड सीलिया इज शॉर्टेड। उसके बाद जो 4 होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीलिया को स्ट्रेट कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी स्ट्रोक। तो इस तरह की जो 2 मूवमेंट्स हो रही होती हैं कि वो एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, बेंड एंड शॉर्टन हो गया, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो स्ट्रेट हो गया। इस तरह से सीलिया क्या करता है, सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो 2 मैकेनिज्म होते हैं इसमें, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट किया वो शॉर्ट हुआ, दूसरी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने स्ट्रेट हुआ, और इस तरह से वो फॉरवर्ड मूव करता रहता है। आगे हमारे पास फ्लैजेला की मैकेनिज्म अगर हम देखें कि ये किस तरह से मूव करता है, मैंने आपको पीछे बताया कि इसका प्रोपेलर लाइक मोशन होता है, ठीक है। एक रैपिड सक्सेसिव वेव्स की फॉर्म में ये मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम दी अटैच एंड टू दी ओपन एंड, ठीक है।
तो यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स टू दी ओपन एंड, और इसके मोशन को हम अंडुलेटिंग मोशन भी बोलते हैं। और फ्लैजेला इस तरह से आगे मूव करते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन स्पर्म्स की लेंगे, ठीक है, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उन्हें फॉरवर्ड मूव करना होता है तो वो किसकी मदद से मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो फ्लैजेला की जो है उसको उसकी मूवमेंट में, फ्लूइड की मूवमेंट में आगे मूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा कि जिस तरह से एक बॉडी को इंडोस्केलेटन सपोर्ट कर रहा है।